इस वीडियो में आप दिमाग शेक कर देने वाली चीजों को जानोगे। वर्म होल के डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर लॉर्ड गोल्ड का एक सीक्रेट फैक्ट और जापान के पहाड़ में एक ऐसी चीज हुई जिससे कि पूरा जापान हिला हुआ है। माउंट फूजी का एक डार्क सीक्रेट जिससे पूरी दुनिया अपने आप को एक खतरे में महसूस कर रही है। और निकोला टेस्ला करंट क्यों मरवाते थे अपने बॉडी में, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के अननोन यूनिक फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 8, जापान में जो न्यूक्लियर ड्रॉप किया गया था जिससे कि पूरा हिरोशिमा भाप में बदल गया था, उसमें 50 किलो यूरेनियम का यूज किया गया था। ये एक ऐसी जानकारी है जो पब्लिकली सबको पता है, पर एक म्यूजियम में रखे गए एक इंटरेस्टिंग सी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अपने स्क्रीन पे, ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि एक चीज को हमें समझाता है, एक बहुत ही भयंकर चीज को समझाता है। नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये बात लिखी गई है। ये जो क्यूब आपने देखा ये कितना बड़ा है, आपके हाथ पे आ जाएगा इतना सा। तो हुआ ये था कि न्यूक्लियर वेपन में जो 50 केजी यूरेनियम मौजूद था, आप गली के भाषा में कह सकते हो वो बारूद था उस बॉम्ब का, लेकिन वो आम बारूद नहीं था, यूरेनियम से बना हुआ न्यूक्लियर बारूद था। अब बात यह है 50 केजी का बारूद वाला बॉम्ब ड्रॉप किया गया, शहर तहस नहस हो गया, कहानी खत्म। पर वो बात जो आपको नहीं पता वो ये कि ये जो क्यूब का साइज आप देख रहे हो, बस इतना ही सा यूरेनियम मैनिफेस्ट हुआ था। पूरे शहर को जो भाप में बदल दिया वो इतना ही सा बारूद ने किया था। आपके हाथ, अब अपना हाथ ऐसे करो ना एक बार, उतने एरिया में जितना यूरेनियम आ जाएगा उतने से पूरा शहर उड़ गया। ये होता है न्यूक्लियर वेपन के बारूद, यानी यूरेनियम का पावर, यूरेनियम 235। तो सोचो 50 केजी का 50 केजी अगर यूज होता तो वो शायद जापान के एक शहर नहीं बल्कि पूरे जापान को ही उड़ा देता। अब यहाँ सवाल आता है कि जब वेपन में 50 केजी डाले तो उसमें से 1% या 2% 1 किलो ही क्यों यूज हुआ, इतना सा ही क्यों यूज हुआ? तो ऐसा इसलिए, आप किसी भी न्यूक्लियर वैज्ञानिक से बात करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि जब भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, यानी यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होते हैं, तो कंप्लीट जितना बारूद रहता है 50 किलो, सारा स्प्लिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा 5-10 ग्राम यूरेनियम पावर में आता है तो वो सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है, पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये पूरा चेन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है और पूरा 50 किलो यूज नहीं हो पाता है। फुल चेन रिएक्शन को अचीव अभी तक इंसानों ने नहीं कर पाया है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो 99% बारूद वेस्ट हो जाता है। ये काफी डीप अंदर का फैक्ट था लेकिन मजेदार था। यानी जो आप पटाखे फोड़ते हो, आलू बम, वो जितना बड़ा रहता है, तो मान लो वो बारूद के बदले आपके पास यूरेनियम 235 आ गया, तो वो अगर आप फोड़ोगे तो शायद 3-4 किलोमीटर सब कुछ भाप बन जाएगा। और आपको पता है यूरेनियम 235 इतना सा बनाने में करीब 5 से 6 साल लगते हैं फैक्ट्री में। अब ये नहीं कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट में जाके लिखो कि यूरेनियम 235 1 kg। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल हमेशा ऑन रखना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 7, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सुनकर आप कहोगे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक ऐसा कैसे कर सकता है। निकोला टेस्ला ये पूरे धरती के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे। आपको पता है इन्होंने ये कहा था कि मैं 100 के ऊपर जीऊंगा, प्रोबेबली 150 साल तक जीऊंगा। तो अब आम लोग समझ नहीं पाए इस बात को कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। देखो, इनके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही नॉवेल होते थे। ये वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में ऐसी ऐसी चीज बताए हैं लोगों को जो आज भी यूज होती है। पर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में, पब्लिक में ये जब भी बात करते थे तो ये भी कहा करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के ट्रू पावर को इंसानों ने आज तक कैप्चर नहीं कर पाया है। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये कहते थे कि बिजली बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट करता है। यानी उनका एक थ्योरी था कि बिजली के मदद से
इंसान ज्यादा जी सकता है। उनका मानना था कि बिजली से समहाउ हम इंसान के लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे निकोला टेस्ला ऐसे बहुत से अजीब बातों को करते थे और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा कह रहा है तो वो 100% सही है। और कई लोग ये कहते थे कि वो प्राइवेटली अपने आप को शॉक भी दिया करते थे इस उम्मीद से कि उनकी थ्योरीज सक्सेसफुल हो जाए और वो धरती पे जिए हुए सबसे ज्यादा उम्र के इंसान बन जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। इवेंचुअली निकोला टेस्ला 86 के उम्र में चले गए, यानी ये बात फॉल्स निकली। बट हाँ, उनके बारे में छानबीन करने से ये बात आपको पता चलती है। फैक्ट नंबर 6। पिछले वीडियो में मैंने वार्म होल के बारे में बताया था कि यूनिवर्स में हमें 1 अरब किलोमीटर दूर जाना है तो हम लाइट के स्पीड से भी जाए तो लाखों साल लग जाएंगे। पर वार्म होल एक ऐसा मैजिकल होल है जिससे रियलिस्टिकली, साइंटिफिकली हम उस डिस्टेंस को कुछ ही महीनों में, 3-4 महीनों में कवर कर लेंगे और घूम के आ भी जाएंगे। अब ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट भर दिया कि भाई वार्म होल के बारे में और बताओ कि इसके पीछे का कंसेप्ट है क्या, कैसे काम करता है ये वार्म होल। तो इसका बहुत ही मस्त डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि वैज्ञानिक हमेशा यूज करते हैं वार्म होल को समझाने के लिए। वही मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास नॉर्मल सा एक A4 साइज पेपर है और एक पेन है। अब मान लो पेपर का ये साइड है धरती और पेपर का दूसरा साइड है मिल्की वे गैलेक्सी का अंत, लाखों किलोमीटर दूर। तो अगर हम ऐसी स्पेसशिप बना लिए जो हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड पे जा सकता है, लाइट के स्पीड पे, तो फिर भी 1 लाख साल लग जाएंगे जाते जाते। ये पॉसिबल तो है नहीं। पर आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस मुड़ सकता है। स्पेस एक फैब्रिक की तरह है। तो लाइट के स्पीड में हाईएस्ट स्पीड अचीव करने के बाद भी स्लो पहुंचते पहुंचते 1 लाख साल में यहाँ पहुंचने से अच्छा अगर यहाँ पर वार्म होल क्रिएट कर दे तो ये यहाँ पहुंचने का शॉर्टकट बन जाएगा। कैसे? तो हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो अगर स्पेस मुड़ जाए तो हम यहाँ है इस जगह पे और जाना यहाँ है, तो स्पेस मुड़ने के बाद यहाँ से एक छेद बनेगा जो कि 1 सेकंड में हमें दूसरे साइड पहुंचा देगा, यहाँ से तुरंत यहाँ। मतलब स्पेस के फैब्रिक को ही मोड़ देना, यही होता है वार्म होल शॉर्टकट। जब वार्म होल हाई एनर्जी से क्रिएट होता है तो वो स्पेस में एक छेद क्रिएट कर देता है, यानी फिजिकल डिस्टेंस को हम बाईपास कर लेते हैं। मैजिकल येट रियलिस्टिक। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ब्लैक होल का जैसे सरप्राइजिंगली अचानक से हमें रियल फोटो दिखा था जो कि आज तक विज्ञान ने नहीं देख पाया था, ब्लैक होल दिख गया ना, वैसे ही वार्म होल भी शायद वैज्ञानिक देख ले, कैच कर ले। इसलिए होप तो रखना चाहिए कि वैज्ञानिक कभी न कभी कोई वार्म होल को बना पाएंगे या फिर कैच कर पाएंगे स्पेस से। फैक्ट नंबर 5। ये दुनिया के सबसे अजीब कोइंसिडेंसेस में से एक है, यानी इत्तेफाक। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक इंसान ने बनाया था, लेकिन उसने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। इतने साल हो गए, कभी भी नहीं किया। उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो ये तो उसका असली नाम था और वो इंसान आज कहाँ पे है, कैसी लाइफ जी रहा है, किसी जंगल में है, छुपकर सन्यासी लाइफ जी रहा है, पहाड़ में कहीं मेडिटेशन करने में व्यस्त है, या फिर अपना प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई और बन के जी रहा है, ये सब किसी को नहीं पता। बस ये पता कि बिटकॉइन के फाउंडर का नाम था सतोशी नाकामोटो। अब एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है। अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के नामों को लोगे और उसको एक साथ स्टैक करोगे, जैसे कि सैमसंग का सा, तोशिबा का तोशी, नाकामिची जो कि एक जापानीज कंपनी है उसका नाका, और मोटोरोला का मोटो, तो ये बहुत अजीब है। एक प्लेफुल कोइंसिडेंस लग रहा है लेकिन ये वियर्ड है बहुत। सतोशी नाकामोटो, सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची, मोटोरोला। फैक्ट नंबर 4। कोई अगर आपसे ये सवाल पूछे कि इस दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है या कौन सा था पूरे एग्जिस्टेंस में, तो उसका आंसर पता है क्या है? वही कंपनी जो कि इंडिया पे बहुत सालों तक राज की थी, ब्रिटिश एम्पायर का जो दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो। अंदाजा के लिए एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको। अगर इंडिया में कपड़ों के कैटेगरी में कोई एक कंपनी आके रूल करने लगे तो आप कहते हो कि बाप रे, इंडिया
इंडिया का 10% तो यही कंपनी खा रहा है, बाकी को मौका ही नहीं दे रहा है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक पूरे देश के किसी एक सेक्टर का 50% एक ही कंपनी के पास होता है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि पूरे विश्व के, पूरे धरती के आधे को संभाले? ऐसा अभी के टाइम होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन 1920 इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे गोल्डन पीक था, और जब ये अपने पीक पे थी तो ये पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, उसका आधा इसी के पास था। आप लोगों में से जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो इस फैक्ट का असली मीनिंग समझ पा रहे होंगे। एक शहर का, एक कंट्री का नहीं, पूरे धरती के जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, बिजनेस एक्सचेंजेस, उसका आधा। वैल्यूएशन की बात करें तो $8 ट्रिलियन इसकी वैल्यू थी। आईफोन वाली एप्पल कंपनी इतने सालों में जो 3 ट्रिलियन पहुंच पाई, उससे 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन 200 साल पहले इसका था। पर कितनी अमेजिंग बात है ये देखो, इतना दबदबा होने के बाद भी ये पूरी तरह से गायब ही हो गई। 1% भी अब कहीं नहीं है। यानी लोगों के आजादी को आप कुछ समय के लिए छीन सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। और हाँ, जो 1920 की मैंने बात की, इनका पीक पीरियड, जब इनका पावर चरम सीमा पे था, तब का वर्ल्ड मैप में इतना कब्जा इनके पास था। ये सारा ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। इतना साल का जो इन्फ्लुएंस था, 200 सालों का, इसी का असर है कि हम लोग हिंदी बोलने में भी हिचकिचाते हैं। इंग्लिश बोलना जैसे हमारे जीन्स में बैठ गया है। इट्स वेरी कूल, ऐसा फील होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो मेन जगह है, जैसे कि भारत का पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स, ये भारत देश है, तो ये चीजें तो एटलीस्ट हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंग्लिश चलता है, जैसे कि वो कितना कूल है। लेकिन हाँ, इसका भी एक रीजनिंग दिया जाता है, और मे भी ये तर्क सही है कि भारत में सिर्फ हिंदी तो है नहीं, हिंदी के साथ नीचे वाले साउथ लैंग्वेज है, तो किसी एक को ऑफिशियल बनाना यानी उनको ठेस पहुंचाना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इंग्लिश में तो नहीं होना चाहिए। चाइना में अगर आप चले जाओ तो वहाँ चाइनीज बोल के लोग गर्व फील करते हैं। जापान में चले जाओ तो जापानीज बोल के लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम जापानीज हैं। पर इंडिया में हेलो, व्हाट्सअप, एवरीथिंग फाइन, नो 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 बेटा, नो नो नो, पिक अप द बॉल बेटा, नो 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 नो। मैं देखता हूँ तो आंटीज को प्लेग्राउंड्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिखाना गलत है, सिखाओ, मतलब आप समझ ही रहे हो बात को ना। चलो नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, एक बहुत ही भयंकर चीज हुई है अभी इस महीने। अभी जो साल चल रहा है उसमें 130 माइनस कर दो, यानी साल 1894 से लेकर अभी तक 130 सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि जापान का एक माउंटेन, जिसका नाम है माउंट फूजी, ये प्रोबेबली जापान का सबसे फेमस माउंटेन है, तो इसमें हर साल नवंबर के महीने तक ये पूरी तरह से बर्फ में भर जाता था। पर 2024 का नवंबर अभी आ चुका है जब ये वीडियो आप देख रहे हो, पर अभी तक वहाँ पे बर्फ नहीं आया। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि नवंबर आ गया है, फिर भी एसीज चल रहे हैं घर में। भाई ये सब देख के लगता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या बोलूं। ये आर्टिकल्स आप देख सकते हो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 130 सालों में जब सब कुछ सूखा सूखा है इस पहाड़ पे। फैक्ट नंबर 2, आप जो कंप्यूटर यूज करते हो डेस्कटॉप, उसमें कितने तार लगे रहते हैं? तो आप अगर गिनोगे तो 20-30 तार आएगा, अलग अलग कनेक्शन जो होते हैं, या उससे कम ही आएगा, 30-40। पर ये देखो, ये है 1958 के एक कंप्यूटर का पिक्चर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें GTA 5 गेम 1 FPS पे भी नहीं चलेगा, पर इसमें वायरिंग लगभग 15,000 है। यानी 1950s-60s के समय एक नॉर्मल कंप्यूटर का एवरेज कितने तार होते थे? इसका आंसर है 15,000। ये IBM का कंप्यूटर है, और एक इंजीनियर को बैठ के कई दिनों के अंदर इसको फिजिकली असेंबल करना होता था। फैक्ट नंबर 1, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि सोना को, गोल्ड को दी गॉड्स करेंसी कहा जाता है, यानी सोना ही असल में ट्रू स्टोर ऑफ वैल्यू है। सोना ही रियल करेंसी है जो ना किसी सरकार ना किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, और उस पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। 5,000 साल पहले भी सोना का वैल्यू था, और 10,000 साल भी सोना का वैल्यू रहेगा, क्योंकि वो रेयर है।
तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा कि फैक्टिक्स भाई ऐसा है तो प्लैटिनम भी तो रेयर है, चांदी सिल्वर भी तो रेयर है, डायमंड उसका कीमत तो सोना से 100 गुना ज्यादा है, तो उसको सोना जितना दर्जा क्यों नहीं मिल पाया, उसको गॉड्स करेंसी क्यों नहीं मिल पाया। इन सब में सोना का कीमत ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम का करोड़ों में हो जैसा कि डायमंड का होता है, फिर भी सोना ही टॉप पे बैठा हुआ है वैल्यू के मामले में। ऐसा क्यों? तो देखो बात ये है, सबसे पहले डायमंड का बता दूं, अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं था, बट अब रिसेंट ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि कार्बन को हम इंटेंस प्रेशर में रख के डायमंड में कन्वर्ट कर सके, वो भी एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर। और लैब ग्रोन डायमंड्स आपने सुना ही होगा बहुत जगह। यानी देखा जाए तो अगर ये टेक्नोलॉजी और बेटर हो गई तो हम शायद ओरिजिनल डायमंड जो धरती में मिलता है उसका ऑलमोस्ट 100% इक्विवेलेंट मे बी फ्यूचर में लैब में ही बना डालेंगे। तो इसका मतलब ये तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं हम, तो इसलिए लोगों का नजर डायमंड से अब हट रहा है। और ये लैब ग्रोन डायमंड जब से आए हैं तब से रियल डायमंड्स का प्राइस बढ़ता हुआ दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। दूसरी बात, चांदी तो बहुत मस्त मेटल है। तो देखो चांदी जो है वो कम्प्लीटली अमर नहीं है, चांदी में जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होता है लोहे की तरह, लेकिन फिर भी चांदी टार्निश होता है। टार्निश जिसका मतलब होता है हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रॉय होता है थोड़ा थोड़ा अगर उसको क्लीन ना किया जाए तो। लेकिन लॉर्ड गोल्ड, सुपरस्टार गोल्ड जो है वो ना टार्निश होता है, ना रस्टिंग होता है, यानी ना जंग लगता है, ना किसी चीज से रिएक्ट करता है, एकदम अकेला गॉड बन के बैठा रहता है। सोना का जो चमक है, जो ओरिजिनल चमक होता है वो आज जैसा है, आप कहीं भी उसको रख दो 5000 साल बाद भी वैसा ही का वैसा ही रहेगा, वही शाइन, वही ऑरा। और यही कारण है कि सोना का दर्जा बाकी रेयर एलिमेंट से बहुत ऊपर है, सोना अनटचेबल है। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।